तो एक बात बताओ, एम्प्लॉयमेंट में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया ये बता दो जरा फटाफट से। पहले तो एक वर्कर कौन होता था जल्दी बताओ। वर्कर का मतलब क्या था, हु इन्वॉल्व्ड इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद कितने तरीके के वर्कर होते थे ये भी हम लोगों ने बनाया तो था, तुम लोगों को नोट्स में लिखवाया था मैंने। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर थे, उसके बाद वो क्या था सर यहाँ पर जिसका खुद का बिजनेस हो। उसके बाद हायर्ड वर्कर, दूसरे तरीके के वर्कर होते थे जो हायर्ड होते थे। हायर्ड का मतलब जो किसी और के अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, जिनको वेजेस या सैलरीज उनको मिलती हैं, ठीक है। और इसके अंदर दो तरीके के वर्कर थे हमारे पास, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। रेगुलर का मतलब क्या था, जो डेली, ठीक है, जो रेगुलर है 9 to 5 वाले अपने बंदे हैं ना, 9 to 5, ठीक है। और इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेज इज पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, ये भी बोल सकते हैं कैसे बेसिस पे पे करते हैं, रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। एक ये यहाँ स्कूटी खड़ी है ये वाली मैम की, जुपिटर खड़ी है बिना नंबर की, खड़ी है ना, ठीक, ओके। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर कौन होता है, मैंने कहा कैजुअल वर्कर का मतलब ये हो गया जो जिसको जब हायर्ड वो एक कंपनी के साथ रहता है, लेकिन जब काम पड़ता है सिर्फ तब बुलाया जाता है और उसको फिर उस पेमेंट के हिसाब से उसको पेमेंट मिल जाती है उसके वर्क डन के हिसाब से, डन। तो ये हो गया, इट रेफर्स टू अ वर्कर हु इज नॉट एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे नहीं है, डेली नहीं जाना, ठीक है। जब काम पड़ेगा, एंगेज्ड ऑन अ जॉब एंड रिटर्न गेट एंटरटेन बाय द रेम्यूनरेशन, क्लियर। हाँ नहीं वो प्रोफेशनल हो गया, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर, यही हमारी लास्ट क्लास में बात हुई थी शायद, ठीक है। चलो इसमें वो आएगा वर्क फ्रॉम होम। नहीं जैसे डॉक्टर हो गए, अब डॉक्टर्स क्या रहते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े रहते हैं। डॉक्टर वो वाले नहीं जो क्लाइंट पे बैठे हैं अपने वहाँ पे क्लिनिक पे, नहीं। डॉक्टर्स का क्या रहता है, जगह जगह पर उनका वो रहता है, अपॉइंटमेंट्स रहते, मतलब टाइप रहता है उनका कि हमने उनको हायर कर रखा है और जब भी कोई क्लाइंट आएगा उनके रेफरेंस का तो हम उनको कॉल करेंगे, उन्हीं को कॉल करेंगे। तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हो गया, कैजुअल बेसिस हो गया। जब काम आएगा आना पड़ेगा, आएंगे, ऑपरेशन करा, ठीक है, चले जाओ, पैसे लिए, बाय बाय, ठीक है, इस टाइप से। बट उस हॉस्पिटल में वही डॉक्टर जाएगा, क्लियर, ओके। इसके बाद बात करते हैं, अब इस टाइप के जो पर्सन्स होते हैं उनको जॉब सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी, नहीं होगी भाई, सिंपल सी बात है। इसके बाद मैंने कहा अगली बात करते हैं लेबर फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं जल्दी बताओ, लेबर फोर्स। सर ये लेबर फोर्स क्या होता था, याद है क्या, मतलब जो बंदा काम कर रहा है और जो काम ढूंढ रहा है, दोनों ही इसके अंदर आते थे, याद है, ठीक है। और इसके अंदर हमने बात करी थी लेबर फोर्स के अंदर विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू वर्क, और साथ में क्या था, एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेस, ठीक है। इसके बाद लेबर फोर्स का फॉर्मूला भी था हमारे पास, पर्सन वर्किंग और साथ में अवेलेबल और सीकिंग फॉर वर्क। इसके बाद देखना यहाँ पे एक्सक्लूजन क्या क्या होती है जल्दी बताओ। मैंने कहा कोई ओल्ड एज पर्सन है, हैंडीकैप है, कोई नॉट विलिंग टू वर्क के, काम करना ही नहीं चाहता है, या फिर नॉट एबल फॉर वर्क, मतलब एबल ही नहीं है वो वर्क करने के, तो नॉट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और चिल्ड्रंस हो गए जो कि बिलो कितने से हैं, 15 साल से बिलो के चिल्ड्रंस है, उनको भी हम नहीं कंसीडर करेंगे कि वो अवेलेबल फॉर वर्क है, ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने कहा यहाँ पे वर्कफोर्स क्या होता था, वर्कफोर्स क्या था जल्दी बताओ, जो एक्चुअली काम में इन्वॉल्व है, जो एक्चुअली काम में क्या है, इन्वॉल्व है। पर्सन एक्चुअली एंगेज्ड इन सम वर्क आर नोन एज वर्कफोर्स। ये वर्क, जो वर्क मतलब वर्क काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो वर्क इन्वॉल्व है, क्लियर। इसके बाद मैंने कहा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो निकालना सीखा था हम लोगों ने। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का मतलब क्या था, बेसिकली बोलेंगे कि वर्कफोर्स अगर 47.1 करोड़ का है, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन 150 करोड़ की है, तो उसमें से देख लेंगे परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, इस तरीके से परसेंटेज निकल जाएगी, क्लियर है क्या। तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का वर्कफोर्स कैसे निकलेगा, लेबर फोर्स माइनस अवेलेबल और सीकिंग फॉर वर्क, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद पहले हमने ये समझा था अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था, इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर अ पर्सन विलिंगनेस एंड एबल टू वर्क, काम करना चाहता है, काम करने के होते एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, डजंट गेट वर्क, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सर कोई काम करना चाहता ही नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, नहीं वो नहीं आएगा, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो अनएम्प्लॉयड वर्कर का मतलब क्या हो गया, लेबर फोर्स में से वर्कफोर्स माइनस कर दो, यानी कि पर्सन सीकिंग फॉर वर्क, वो लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, क्लियर। चलो इसके बाद रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है, तो अनएम्प्लॉयड वर्कर अब अपॉन में अनएम्प्लॉयड, टोटल पॉपुलेशन मत कर देना, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में से वो लोग तो हटा ही दिए ना जो काम करना चाहते ही नहीं है, तो इसलिए हमने किसको लिया, लेबर फोर्स, यानी कि जो काम कर रहा है और जो काम करने के काम
ढूंढ रहा है, ठीक है। चलो जी, उसको नीचे अपॉन में रखेंगे और ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद हमने ये कुछ बातें करी थी, ये छोटे मोटी बातें थी, इसका आंसर भी रेडी करा था हम लोगों ने, ये रहा, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या इंडिकेट करता है, जल्दी बताओ। इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज वर्किंग। पहली बात तो ये क्या इंडिकेट करता है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, कि कौन लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इंडिकेट क्या करता है, हायर इंडिकेट मोर पीपल एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका हायर अमाउंट क्या इंडिकेट करेगा कि ज्यादातर लोग हमारे काम में इन्वॉल्व हैं। और तीसरा मीडियम और लोअर अमाउंट होगा तो उसका मतलब क्या होगा, फ्यूअर पीपल एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कम पीपल एंगेज्ड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। इसके बाद इट इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपके देश में क्वालिटी अच्छी है, लोग ज्यादातर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं होगी ना, लोग काम करने का मन नहीं करेगा। जैसे कि इंडिया, ठीक है, काम करने का लोगों का मन ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे काम करने का तरीका ही खराब है, और दूसरा इंजॉयमेंट नहीं है। लेकिन अब जैसे आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ में जाओगे, कॉर्पोरेट्स में जाओगे, तो वहाँ पे क्या है, एक अच्छा कैफेटेरिया खोल के दे रखा है, जब मर्जी जाओ वहाँ पे कुछ मर्जी खाओ, ऐसा है, ठीक है। आपको एक रेस्ट रूम भी बना रखा है उन्होंने, काफ़ी अच्छा रेस्ट रूम बना रखा होता है कि वहाँ जाओ आराम से सो जाओ, ठीक है। अगर नहीं काम करने का मन कर रहा है, आप फ्लोर पे जाके अपना गेम्स का वो है, जिम है, ठीक है, ऑफिस के अंदर ही, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ये सब इसीलिए बनाया गया है कि आपकी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। अगर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी तो लोगों का काम करने का मन करेगा, तो वो 4 घंटे भी काम करेंगे तो अच्छा करेंगे, ठीक है। चलो, इट इंडिकेट्स दी अटैचमेंट, ठीक है। ये अटैचमेंट का कुछ पॉइंट था क्या, कि लोगों का जो आपका जो अटैचमेंट है काम के साथ वो कैसा है, ठीक है। चलो, तो आप ज़्यादा टाइम तक जुड़ा रहना पसंद करोगे या कम टाइम तक। अब एक बॉस ऐसा है, बोल रहा है बिल्कुल उसने जीना हराम कर रखा है, डेली जाके घर भी जा रहा है, घर पे भी फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, घर से जाने नहीं दे रहा है, यहाँ से यहाँ बैठा है काम करने। और एक बॉस ऐसा है जो कह रहा है भाई ठीक है कोई नहीं, हो गया काम, अच्छा नहीं हो रहा, तबीयत खराब, कोई बात नहीं, घर चला जा। कौन ज़्यादा अटैच्ड रहेगा किसके साथ, सेकंड वाले के साथ। ऑब्वियसली आप लोग बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ते होगे, मैनेजमेंट के रूल्स है ना उसके अंदर, ठीक है, तुम्हारा नहीं है, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं, मैंने कहा लेबर फोर्स के बारे में बात करते हैं, ये तो अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से बातें स्टार्ट हो जाती है, सुनना। अब एक टर्म आती है लेबर सप्लाई। ये सप्लाई का मतलब भाई तगड़ी सप्लाई है, पीछे से ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर आर विलिंग टू वर्क कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। मतलब इसमें वही दोबारा वही लेबर फोर्स की तरह ही हो गया क्या, कि बस विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं एट अ कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट, किसी एक वेज रेट के अनुसार वो काम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लेबर सप्लाई की। इतनी हमारे पीछे से लोग, मतलब वही लेबर फोर्स बोल सकते हो, क्लियर। चलो, इसके बाद अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, इन अदर वर्ड्स द लेबर सप्लाई इज द टोटल आवर्स। यहाँ पे पता है लेकिन फर्क क्या है, लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई में क्या फर्क है। लेबर फोर्स जो काम करना चाहता है, जो काम करने जो काम कर रहा है या जो काम करना चाहता है, दोनों। अब यहाँ पे क्या है, जो काम करना चाहता है और कितने घंटे काम करना चाहता है, टोटल आवर्स की बात हो रही है, ठीक है। लेबर सप्लाई इज द टोटल आवर्स दैट वर्कर विश टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट। जैसे कि वेज रेट है 500 रुपये पर डे का, तो वर्कर इज रेडी फॉर वर्क 8 आवर्स, मतलब 500 रुपये दिन में दोगे तो 8 घंटे काम करने रेडी हूँ, ठीक है। 1000 रुपये दोगे तो 10 घंटे भी काम कर दूंगा। आगे बात समझ। चलो, इसके बाद देखते हैं, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कितना, हमारे देश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 53.5% कैसा है, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वाला है तुम्हारा सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। दूसरा ये वाला जो पोर्शन है, ये ब्लैंक वाला पोर्शन है जिसमें हम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड जो लगे हुए हैं, बिल्कुल रेगुलर जा रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। सर ये कम है, बट हमने तो ज़्यादातर यही सुना है। सर मेजरली आप सिर्फ दिल्ली गुड़गांव की बात कर रहे हो, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। अरे बात समझ क्लियर है। इससे अगला सुनना, मैंने कहा यहाँ पर जो कैजुअल वेजेस हैं वो भी है सर, वो भी उससे ज़्यादा 30%, क्योंकि कहाँ हैं जॉब्स, जो रेगुलर जॉब है, जॉब की जो बात करी जाती है ना, वो जॉब की बात हमारे जो घर में करी जाती है वो इसकी करी जाती है, ठीक है, और वो तो बहुत कम है। क्लियर हुई बात। चलो, इसके बाद मैंने कहा अब दूसरी एक टर्म आती है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। अब ये क्या है, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, बट फिर भी लोगों को फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सर जीडीपी बढ़े जा रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही, ऐसा कैसे होगा यार, कैसे हो सकता है। जीडीपी बढ़ रही है मतलब हमारे देश का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है मतलब प्रोडक्शन बढ़ रही है, और प्रोडक्शन किससे होती है, लेबर से, तो फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, ऐसा कैसे, ऐसी कोई सिचुएशन बता सकते हो। हमने करी हुई है वो 5 पॉइंट याद है नेशनल इनकम के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, प्राइस इफेक्ट,
नेशनल इनकम के 5 पॉइंट की वेलफेयर एंड वो जो एक थ्योरी क्वेश्चन था 5 पॉइंट वाला। चलो सुनना, मैंने कहा एक बात बताओ, जीडीपी किसकी, जीडीपी पे क्या रेट लगता है, मार्केट प्राइस। अब हमारे देश में अगर महंगाई भी आ रही होगी ना तो उसकी वजह से भी हमारी जीडीपी की वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, कम नहीं हो रही होगी, जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। क्योंकि मान के चलो आज भी 2018 में भी मान के चलो 500 प्रोडक्ट बने और 2019 में भी 500 प्रोडक्ट ही बने, लेकिन पहले इनका प्राइस था 15 रुपये का, आज हो गया 20 रुपये का। तो इस टाइम पर हमारी जीडीपी की वैल्यू हुई 7500 और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। जीडीपी बढ़ी है क्या, हाँ सर जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन क्या इस केस में कोई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, कहेगी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बल्कि और जेब कट रही है और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिक्रीज और हो जाएगी। क्लियर हो रही बात, जो था वो भी चला जाएगा जेब से। तो सर इसको बोलते हैं हम जॉबलेस ग्रोथ, जो हमारे देश में चल रही है। ठीक है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही, हम बोल रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, बट जीडीपी बढ़ने का कारण ये नहीं है कि आपके देश का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, आपके देश के प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, वेयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इकोनॉमी ग्रोज फास्टर देन दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट, और उसमें क्या आती है, रिजल्ट आती है अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर, चलो, और इसके बाद एक्सपीरियंस जीडी मोर देन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दूसरी टर्म के ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म थी जॉबलेस ग्रोथ, ध्यान रखना। अगले पे आते हैं, मैंने कहा कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कैजुअल, एकदम कैजुअल। ठीक है, तो वो कौन से कैजुअल वर्कर याद है, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैजुअल वर्कर्स इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर, ध्यान से देखना, तो कैजुअलाइजेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द परसेंटेज ऑफ किसकी, कैजुअल हायर्ड वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स। टोटल वर्कफोर्स क्या था, जो टोटल लोग काम कर रहे हैं, काम करने वालों में से मेजॉरिटी ऑफ द काम करने वाले कौन से हैं, कैजुअल वर्कर वाले बन रहे हैं। अगर उनकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो हम ये बोलेंगे हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट कैसा हो रहा है, कैजुअलाइज हो रहा है, तो कैजुअलाइजेशन बोलेंगे। क्लियर, चलो, इसके बाद एवरी स्किल्ड वर्कर ऑफ अर्बन एरियाज आर स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब्स और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर्स वेयर एज इट इंक्रीजेस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयर्स। ये क्या है, ये क्या लिख दिया, कोई समझा सकता है, एक बार रीड करो जरा, बताओ। सुनना, ऐसा सोच के देखो, तुम्हारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, तो तुम कम में भी काम करने के लिए राजी हो जाओगे क्या, हाँ हो जाएंगे सर, बिल्कुल कम में काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। अब यहाँ पर बार्गेनिंग पावर किसकी ऊपर हो गई, सुप्रीम पोजीशन पे कौन आ गया, आजकल एम्प्लॉयर भगवान है, क्यों, जॉब दिए भाई उसने मेरे को, ठीक है, 10,000 भी देगा, 15,000 भी देगा तो भी भगवान बन जाएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में जॉब्स है ही नहीं। और अगर इसी का अपोजिट सिचुएशन सोचो, मार्केट में बहुत सप्लाई है, बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, ठीक है, और लेकिन सबका फिक्स रेट है, इतने में ही काम करेंगे, ठीक है, तो यहां पर नेगोशिएट बार्गेनिंग पावर किसकी ऊपर हो जाएगी, एम्प्लॉयज की। जो एम्प्लॉय आएगा ना वो ठोक बजा के कहेगा मैं ही काम करूंगा, ये काम है, करवाना तो करवा लो, इतने में ही होगा, क्योंकि उसे पता है दूसरी जगह पे इसको नहीं मिलने वाला दूसरा बंदा, ठीक है। अब इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, हमारे देश में क्या है, बार्गेनिंग पावर किसके ऊपर है, एम्प्लॉयर की। एमसीक्यू पार्ट से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपके पास आ सकता है ये, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। ये इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल मतलब यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, ये जो जैसे मेरा भी है अभी फिलहाल, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एन इनफॉर्मल सेक्टर। कोई कंपनी नहीं बनी, 20 लोगों से कम है, सॉरी 10 लोगों से वर्कर अगर आपके कम होते तो हम उसको इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काउंट करते हैं, और 10 लोगों से ऊपर अगर आपके पास कोई टीम काम कर रही है तो उसको हम फॉर्मल सेक्टर के अंदर कंसीडर करेंगे। क्लियर होती है बात यहाँ तक। चलो तो यहाँ पर दो तरीके के एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर चलते हैं मार्केट के अंदर, एक फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ये जो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है ये क्या होता है, इट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब जो कॉर्पोरेट्स आप देख रहे हो ये सारे कैसे हो गए, फॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गए, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल पब्लिक और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट विच हायर कितने कितने, जल्दी बोलो, 10 और मोर वर्कर्स, जितने जिनके अंडर 10 और मोर वर्कर काम कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे क्या, फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। द वर्कर ऑफ दीज सेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब यहाँ पे काम करोगे तो पीएफ भी कटेगा, ठीक है, और इंश्योरेंस भी मिलेगा, जितने भी सोसाइटल बेनिफिट्स हैं वो सारे मिलेंगे जब भी 10 से ऊपर वर्कर, क्योंकि इनके ऊपर फैक्ट्री एक्ट लग जाता है, ठीक है। तो आपको
अब फिर कंपनीज को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, पीएफ काटना पड़ेगा, सारी चीज करनी पड़ेगी। क्लियर? चलो, इसके बाद द वर्कर ऑफ दीज सेक्टर्स आर प्रोहिबिटेड बाय, सॉरी प्रोहिबिटेड बोल रहा हूँ, प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। क्या होगा जल्दी बताओ? प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। मैंने अभी आपको बोला फैक्ट्री एक्ट लग जाता है, इनके ऊपर जितने भी लेबर लॉज हैं तो उन लॉज में लिखा हुआ है जिनके पास भी 10 से ऊपर वर्कर हैं, वैसे लॉज में कुछ नंबर अलग है, ठीक है, पहले स्पेसिफाई कर दूं, बट ऐसा बोला गया अगर नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा है तो आपके ऊपर लेबर लॉज अप्लाई होंगे, फिर आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉय को आप निकाल भी रहे हो तो उसको 3 महीने की सैलरी एडवांस में दोगे, ये लॉ है, ठीक है। तो ये सारी बातें। अब द वर्कर ऑफ दी सेक्टर आर कॉल्ड, और इस सेक्टर वर्कर को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। क्लियर है? ये सर आपके पास नोट आ सकता है क्वेश्चन में, या फिर आपको एक केस स्टडी बना के दी जा सकती है जहाँ पे आपको इस तरीके से बताएगा उनको पीएफ का बेनिफिट मिल रहा है, उनको ये सब मिल रहा है, बताओ ये कौन से सेक्टर के एम्प्लॉइज है, और फिर उनके कुछ कुछ डिटेल्स बताओ या फीचर्स बता दो उस टाइप के सेक्टर के। तो पूरी केस स्टडी उसमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये फॉर्मल सेक्टर है, उसके बाद ये 4 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। क्लियर है? पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर के बारे में बात करेंगे। ये कैसा होगा? ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज्ड? अनऑर्गेनाइज्ड होगा। उसके बाद मैंने कहा इट इंक्लूड्स ऑल सच प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है, विच हायर मोर देन लेस देन 10 वर्कर, जहां पे 10 से कम वर्कर। मैं कहां पे आऊंगा? इनफॉर्मल में आऊंगा। डन है? चलो अगले पे बात करता हूं। अगला क्या आएगा? द वर्कर ऑफ दीज सेक्टर्स डज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, द वर्कर ऑफ दीज सेक्टर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉ, मतलब ऊपर वाले का क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया, और क्या ही है ना? सारी चीजें वहीं पे आ जाएंगी। चलो, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन, कितने वर्कर्स को जल्दी मिलती है? सर मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहाँ से आ रही है? इन्हीं से आ रही है। जाना है क्या? तो आपने तो उस पर जाना था 745। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका पेपर है कल। चलो, अब दूसरा, अब ध्यान से सुनना, अब टर्म के बारे में बात करते हैं। कौन सी? इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? यानी कि जब नंबर ऑफ किसके बढ़ रहे हैं? जल्दी बोलो, इनफॉर्मल के या फॉर्मल के? नंबर ऑफ परसेंटेज किसकी बढ़ रही है? इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो इनफॉर्मल सेक्टर की परसेंटेज अगर बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर तो हम उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, इनफॉर्मलाइजेशन। रीड करके देखें। व्हेन पीपल टेंड्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट मोर देन इन इनफॉर्मल सेक्टर लेस देन इन फॉर्मल सेक्टर, मतलब फॉर्मल सेक्टर में जाना वो प्रेफर कम कर रहे हैं रेदर देन वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इनफॉर्मलाइजेशन। क्लियर? चलो जी, ओके। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन इन व्हिच ऑल दोस हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट डज नॉट गेट वर्क। ये डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी होती है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली होती है डिसगाइज्ड, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हिडन। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन अ जॉब इज मच मोर देन द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब। ऐसा सोचना। सर मेरे यहाँ ना एक इंस्टीट्यूट है, मैंने यहाँ 5 सफाई करने वाले रख लिए। कितने? 5 सफाई करने वाले रख लिए। कितने लोग काम करेंगे? एक्चुअली प्रोडक्टिविटी कौन निकालेगा? एक, एट मैक्स एक। भाई यहाँ पे एक की जरूरत है, वो 4 क्या करेंगे? बैठ के खाएंगे, कुछ नहीं है। और क्या है? और मैं उनको सैलरी दूंगा फ्री फंड की। तो दिस इज कॉल्ड डिसगाइज्ड या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि काम तो वो कर रहे हैं लेकिन वो सैलरी मत देखो, क्या हमारे देश की तरफ कोई आउटपुट निकाल रहे हैं? वो कुछ भी नहीं, खाली बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये वाली एक बार दोबारा रीड करके देखते हैं। इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन अ जॉब। पैसे मिल रहे, पैसे से फर्क नहीं पड़ता ना भाई। तो एक बात बता, फैक्ट्री में मैंने 100 वर्कर रख दिए, प्रोडक्टिविटी सिर्फ 5 कर रहे हैं, तो बचे हुए तो वेस्ट कर रहे हैं ना। प्रोडक्टिविटी कहाँ है? जीडीपी बढ़ेगी क्या? आउटपुट निकलेगा ही नहीं। सर्विसेज क्रिएट होंगी क्या? नहीं होंगी। खाली बैठे हैं भाई, खाली बैठने को सर्विस नहीं कहते, ट्रांसफर इनकम बन जाएगी वो। समझ गए? ट्रांसफर इनकम जो हमने पढ़ी थी, ट्रांसफर इनकम बन जाएगी। सिर्फ पेंशन मिल रही है उनको, एक तरीके की गिफ्ट मिल रहा है। चलो समझ में आई बात? तो देखना यहाँ पर दोबारा रीड करोगे, वेयर द नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन अ जॉब,
कोई जॉब पर जो नंबर ऑफ वर्कर एंगेज करे हैं इज मच मोर देन द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब जितने रिक्वायर्ड थे उससे बहुत ज़्यादा आपने एंगेज कर दिए टू डू द सेम जॉब, एंड इवन इफ द सम पीपल आर विड्रॉ फ्रॉम द जॉब द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट फॉल, मतलब कुछ छोड़ के चले भी जाएंगे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अब बोलेंगे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? या फिर बोल सकते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। कोई डाउट? चलो उसके बाद हु आर परफॉर्मिंग द सेम जॉब, एक अच्छा ये तो एग्जांपल है, ठीक है, देख लेना। अब दूसरा आता है फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बोले तो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ नहीं है, टेम्परेरी कब होता है? एक जॉब छोड़ी दूसरी जॉब पकड़ी, उसके बीच में कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है। कौन सा टाइम पीरियड? कि भाई अभी थोड़े दिन, अब ऑब्वियसली मान के चलो 15 तारीख को जॉब छोड़ी, 30 तारीख की मेरी ज्वाइनिंग है, 15 दिन क्या रहूँगा? अनएम्प्लॉयड। उसको क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। तो उसको हमने क्या काउंट करेंगे? टेम्परेरी। एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो फिक्शनल है कि भाई एक जॉब से दूसरी जॉब पे ट्रांसफर हो रहा था, भाई तुझे बैठना ही पड़ेगा और क्या करेगा, ठीक है। चलो जी, तो इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन वर्कर लीव वन जॉब एंड जॉइन द अदर, दिस इज कॉल्ड फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कोई डाउट? मैम जा रही है क्या? इतनी हिम्मत तो नहीं करेंगे वैसा, ठीक है। हाँ, इससे अगली बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब दिवाली, जो पटाखे बेचने वाली कंपनियां हैं, ये जो पटाखे बेचते हैं, जो लोग दुकान लगा के बैठ जाते हैं, उनका बिजनेस कब चलता है? सिर्फ 2 टाइम पर, एक तो दिवाली और दूसरा शादी, ठीक है। इसके अलावा उनके बिजनेस का कुछ काम नहीं है। या पतंगे जो बनाते हैं, ठीक है, या फिर और भी कोई भी सीजनल वर्क में जो इन्वॉल्व है, वो उसका जब सीजन होगा सिर्फ वो तभी काम करेगा, उसके अलावा क्या होगा? वो खाली बैठा होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग फ्यू मंथ्स ऑफ अ ईयर ड्यू टू देयर सीजनल वर्क। किसकी वजह से? सीजनल वर्क की वजह से। क्लियर है? एग्जाम्पल देखना, इंडस्ट्रीज वेयर डिमांड प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट। कुछ एग्जाम्पल तो क्या ही है, एज टूरिज्म, लेजर हो गया। टूरिज्म का मतलब क्या हो गया? टूरिज्म में कैसे अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है? एक बात सोच के देखो, जिसका काम टूरिज्म का ही है, उसका सिर्फ जुलाई से जो मतलब ये गर्मियों की छुट्टियों का पीरियड होता है ना, जनरली उनका काम सबसे ज़्यादा तभी चलेगा। अब तो वैसे टूरिज्म की बात छोड़ दो, अब तो टूरिज्म पहले होता था गर्मियों की छुट्टी, अब तो हर महीने लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। खैर, तो फार्मिंग की बात बोल सकते हैं। अब मान लो सरसों उगानी है तो सर्दी में ही उगेगी, अभी क्या उगेगी? क्या काम करेंगे, है ना। चलो आई बात समझ में। दूसरा, हाँ ये लेजर पता नहीं भाई क्या लिख रखा है इन्होंने, टूरिज्म और लेजर मतलब वही घूमना फिरना ही, उसी से रिलेटेड ही है, ठीक है। चलो इसके बाद ध्यान से सुनना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? ये एक्चुअली इट रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इन विच दोज जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं, एबल टू वर्क है। अभी ऊपर तक के जितने थे सारे वेस्टफुल अनएम्प्लॉयमेंट थे, कुछ मतलब समझ में आ रहा था उसमें कुछ? एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ निकल के आती है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इनवॉलंटरी, मतलब काम करना चाहता था फिर भी मेरे को काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार हूँ और फिर भी मेरे को काम नहीं मिल रहा है, इसको बोलेंगे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी भाषा में बोल के याद रख लेना, एक्चुअल वाला कौन है? यही है। क्लियर? अगले पे चले। तो इसमें उसमें फर्क क्या है फिर? किसमें? एक तो नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ वो तो मेन डेफिनेशन होगी, बट उसमें जो मेन अनएम्प्लॉयमेंट जो एक्चुअल आया वो यही आया, ठीक है। डिफरेंस कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों में। हाँ डेफिनेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। ओके, अगली बात करते हैं, मैंने कहा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चर मैच नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर मैच ना होने का कारण क्या हो गया? सर मेरी डिमांड कुछ है, स्ट्रक्चर का मतलब डिमांड और सप्लाई की मैच नहीं हो रही। क्या नहीं हो रहा? डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हो रहा। ऐसे कैसे सर? सर मार्केट में लोगों को जो डिमांड है आप वो कोर्स कर ही नहीं रहे हो। अब लोग लगे पड़े हैं यूपीएससी की तैयारी करने में, लेकिन मार्केट में डिमांड है प्रोफेशनल कोर्सेज की। अब जब प्रोफेशनल कोर्स पे जाओगे, जब नौकरी नहीं लगेगी तो फिर कहाँ पहुंचोगे? प्रोफेशनल कोर्स करने। उस टाइम पर टाइम निकल चुका होगा, फिर कहोगे जॉब नहीं लग रही। भाई मार्केट में आईटी की डिमांड है, सॉफ्टवेयर की डिमांड है, तुम बैठे हो अभी लगे हो पुरानी टेक्निक पे बैठे हो, बस वही कॉपियों पे कुछ ना कुछ सीखने, तो वहाँ पे तुम्हारी डिमांड क्रिएट कैसे होगी? तुम्हारे को अपग्रेडेड स्किल्स लेने पड़ेंगे, एक्सेल आना चाहिए, ठीक है, और भी जितनी भी वर्किंग्स है वो तुम्हारे को सारी पाइथन पे वर्किंग आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तभी तो डिमांड मैच कर पाओगे। अब तुम्हें आता ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, क्या हो गया सर? इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज कॉज्ड बाय मिसमैच बिटवीन द स्किल्स, जो तुम्हारे पास स्किल्स हैं एंड दैट स्किल्स दैट वर्कर इन एन इकोनॉमी कैन ऑफर, मतलब तुम क्या स्किल्स ऑफर कर सकते हो, एंड द स्किल डिमांडेड बाय द एम्प्लॉयर, बट उसको कुछ अलग ही काम चाहिए। ठीक है, अब जिस चीज़ की डिमांड होगी अगर तुमने वो नहीं सीखा तो कोई फायदा नहीं है भाई। तो इसलिए पढ़ाई वैसी करो जिसकी डिमांड हो, वैसी मत करो जिसका कुछ भी चल रहा है। जहाँ सब लोग भाग रहे हैं वहाँ मत भागो, जिसकी डिमांड है उसके पीछे भागो। ठीक है,
जहाँ सप्लाई भाग रही है उस चीज के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं होगा, जहाँ डिमांड चल रही है उसके पीछे काम करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। सर यही डिक्रीज इन डिमांड ऑफ टाइपराइटर, तो जो अब स्टेनो वगैरह राइटर होते थे उन सब का काम क्या होगा? बिल्कुल टाइपराइटर वगैरह से काम करते थे उनको कोई काम नहीं है, बंद हो गया। ठीक है, चलो जी, अब तो कोर्ट में भी सब कंप्यूटर्स वगैरह सब आ गए। ठीक है, अब तो लैपटॉप आ गए, कंप्यूटर भी गया। ठीक है, चलो खैर, अब दूसरा क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है भाई? देखो साइकिल आए हमेशा तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की। देखना सर, जब इकोनॉमी तेजी में जाती है, बूम पीरियड में जाती है, क्या लिखा है? व्हेन द इकोनॉमी इज एट बूम पीरियड द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमम वेयर एज द टाइम ऑफ रिसेशन इट इज मैक्सिमम। मतलब जब तेजी में होता है ना, सब लोग जॉब, अभी तेजी है, बिजनेसेस खुल रहे हैं फटाफट, और सब लोग, जब बिजनेसेस खुलेंगे तो जॉब लगेंगी। ठीक है, बट अब जैसी मंदी आएगी ना, जब बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जितना ठप हो रहा है मामला जिनका, क्या होगा? जॉब से निकाले जाएंगे वो लोग। तो यहाँ पे उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट कैसा हो जाएगा? हाँ नहीं, कोरोना इज एक्सेप्शन। ठीक है, साइक्लिकल क्या होता है? वो आता ही है। जैसे कि तेजी और मंदी एक पार्ट है उसका, इकोनॉमी का। आज इन्फ्लेशन है तो कल को डिफ्लेशन भी आएगा ही आएगा। ठीक है, अब जैसे आज के टाइम पे जो अब की शेयर मार्केट थी, अभी वो बहुत बूम पे थी, बहुत तेजी चल रही थी, सब लोग शेयर मार्केट में एम्प्लॉयड हो जा रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पे सब लोगों को पता नहीं कितने लोगों ने डीमैट अकाउंट बनाए। ठीक है, अब क्या मंदी आनी शुरू हो गई, सब ने नुकसान खा लिया, सब लोग छोड़ के बैठे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने तो काम छोड़ छोड़ के लगे हैं। ठीक है, मेरी नज़र में भी है काफ़ी। ठीक है, बट उन्होंने सीख लिया, काम सही कर रहे हैं। ठीक है, खैर, तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब बूम पीरियड होगा तो वो कम होगी अनएम्प्लॉयमेंट, जब रिसेशन पीरियड होगा तो वो बढ़ जाएगी। क्लियर? चलो उसके बाद एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये कौन सी बीमारी आ गई, पढ़ के देखते हैं। देखो, व्हेन एन एजुकेटेड पर्सन डजंट हैव द राइट जॉब फॉर हिमसेल्फ। अरे इंजीनियर, एमबीए, फिर बैंक में जॉब, यही ट्रेंड है। ये ट्रेंड पहले होता था, ट्रेंड इंजीनियरिंग, फिर एमबीए करा, फिर बैंक में जॉब करनी है। चलो जी, अबे बैंक में जॉब करनी थी तो पहले से कॉमर्स लेता, फिर उसके बाद बैंकिंग सीखता, फिर अकाउंट सीखता, फिर उसके बाद बात करता ना। मैनेजमेंट क्या जाने, नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा। चलो जी, ठीक है, चलो फिर बोलते हैं कि यार जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत खराब है, हमारे को पता नहीं क्या काम मिल गया। अबे भाई इंजीनियरिंग क्यों करी थी फिर? ठीक है, चलो ओके। आज के टाइम पे लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मच डिमांडेड पर्सन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एन इकोनॉमी, क्योंकि आपने जो सीखा है वो आपके किसी काम का नहीं है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो डज नॉट हैव द राइट जॉब फॉर हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी। ये एक और सिचुएशन मैं बता सकता हूँ। पहले जो बीकॉम करता था उसको अच्छी जॉब मिल जाती थी। आज के टाइम पे बीकॉम जब कोई करता है तो एक्चुअली उसको वो जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, लोग हाईली क्वालिफाइड हो गए। ठीक है, अब तो आपको कोई ना कोई और काम शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आपने जो पढ़ाई करी आप उसकी जॉब नहीं कर रहे हो, आप किसी और ही फील्ड की जॉब कर रहे हो। क्लियर है? तो उसको बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कोई डाउट यहाँ तक? इससे अगले पे चलते हैं, आ जाओ। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में आता ही क्यों है, क्या कारण है भाई, क्यों आ जाता है ये अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुनना। सबसे पहला, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो बहुत कम है। अब जब इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसी होगी, कम होगी, तो सर अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा ना, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, प्रोडक्ट्स बन नहीं रहे, प्रोडक्ट्स बनेंगे नहीं तो बिजनेसेस ओपन नहीं होंगे और लेबर हायर नहीं होंगे, लेबर हायर नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, एक रीड ले लो, इसका समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सेम बातें जो मैंने बताई है वही लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, आगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अरे भाई इतनी पॉपुलेशन है, किस किस को जॉब देंगे, नहीं है हमारे पास, है ना, तो दिस इज द प्रॉब्लम। दूसरा, अब डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम खराब है, उसकी वजह से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा फॉल्टी प्लानिंग, प्लानिंग सिस्टम नहीं है कि अगर अब लोगों को यही नहीं पता कि जॉब मिलनी कैसे। क्लियर है? जब ये पता होगा कि जॉब कैसे मिलनी है, अब एक बात बताओ, आज तुम्हें जॉब ढूंढने, बताओ कहाँ से ढूंढोगे? लिंक्डइन पे भी कैसे मिलेगी? लिंक्डइन पे प्रोफाइल डेवलप ऐसे नहीं होती, प्रोफाइल डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, उस डेवलप करने में भी जो लोग आपको अप्रोचेबल प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, वो कैसे बनानी है वो हर कोई तो नहीं बना पाता। हाँ, पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा, एचआरस की मेल्स ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, बट वहीं अगर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हो तो वही है फॉल्टी प्लानिंग। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतने अच्छी इजीली आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। क्लियर? चलो
इसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब क्या मतलब फॉरेन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं या फिर अपडेटेड टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। अगर अपडेटेड टेक्नोलॉजी वही एआई आ रहा है तो जॉब्स जा रही है, ठीक है। जो काम 10 बंदे करते थे वो आज 2 बंदों में भी हो सकता है, क्लियर है। तो अब 2 बंदों में होगा तो वो 8 बंदे क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड ही होंगे, ठीक है। तो फॉरेन एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। जाना है उधर कितनी देर में, क्यों? अच्छा ठीक है, बस कोई नहीं, अभी इसका एग्ज़ाम बस हो गया इसका। अच्छा कल पेपर है इसका। चलो इसके बाद बात करते हैं अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। ये क्या है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एक बार देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज अंडर डेवलप्ड, ठीक है। अब एंड इट प्रोवाइड ओनली सीजनल एम्प्लॉयमेंट। पहली बात तो देखो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जब देखो किसानों को हमने वो एक बार रोटेशनल क्रॉपिंग सीखी थी। अब वो भी तो उसमें भी तो ये पता होना चाहिए ना कि इसके अंदर ये वाला मिनरल मिलेगा, उनको पता भी तो होना चाहिए ना कि यहाँ पे ये वाला मिनरल है, 2 मिनरल अंदर कंटेन करते हैं। अभी ये वाली खेती करी तो ये वाला मिनरल यूज होगा लेकिन दूसरे वाला नहीं होगा, तो फिर वो जो नॉलेज है वो पता भी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसकी एक्सेस जो आपको एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए, तभी तो बात हो पाएगी, ठीक है। चलो आगे, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ऐसी बात नहीं है, अब आज के टाइम में तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रेफर कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। पुरानी नॉलेज है तो फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर लोग क्या करेंगे, डिक्लाइन करेंगे कॉटेज या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज को। पहले बीच का एक टाइम आया था 2010 के आसपास, अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रेफरेंस कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो मोदी जी ने क्या चलाया कि वो क्या MSME चलाया है ना। तो MSME चलाने की वजह से क्या है, अब हर कोई क्या चाहता है वही, अब उन्होंने पकोड़े वाली बात कह दी और उसके बाद सब शुरू हो गए, ठीक है। तो वही चल रहा है, अब दोबारा से प्रेफरेंस वहाँ की और जा रही है, लेकिन फिर भी अब पॉइंट है तो लिख के तो आना पड़ेगा, ठीक है। क्या, डिक्लाइन इन द कॉटेज। अब सर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मिलता है, ठीक है। जो मेजॉरिटी बड़ी जॉब्स किसको मिल रही है, हर किसी को नहीं मिल रही है, ठीक है। चलो इसके बाद लो कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है कैपिटल फॉर्मेशन, कौन सी कैपिटल की बात हो रही है, फिजिकल या ह्यूमन, दोनों, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल की भी बात हो रही है, फिजिकल की भी बात हो रही है। फिजिकल कैपिटल फॉर्म होगी तो फिजिकल कैपिटल कौन सी होती थी, रोड्स, हाईवे, है ना, ये सारी चीजें, और जो आपकी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये डेवलप होगा तो लोगों को जॉब्स मिलेगी, और जॉब्स मिलेगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन अब कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ रहे हैं, डन है। चलो और क्या है, इंक्रीज इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या था, दोनों लोग जो काम कर रहे हैं और जो काम ढूंढ रहे हैं। अब काम ढूंढने वालों की अगर संख्या बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है क्या है, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड है नहीं, तो ऑब्वियसली ऐसे ही घूमना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्लियर है। चलो अब दूसरा रेमेडियल एक्शंस क्या है, बस अब वही है, जो कॉजेज थे उसको ठीक करते जाओ, अपोजिट मार देना। कैसे, ग्रोथ रेट कम थी, ग्रोथ रेट बढ़ा लो, ठीक है। कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या था, एनकरेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वही तीसरी बात वो आ गई, मतलब जो पीछे पड़ा ना उसको रिवर्स मारते जाओ बस, ठीक है। एजुकेशनल सिस्टम को ठीक कर लो, खराब है तो कोई बात नहीं। एनकरेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो ऊपर वाली सेम जैसी बात हो गई, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वही पकोड़े लगाओ। चलो इसके बाद चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में हमें बात करनी पड़ेगी, दो टेक्निक होती थी, जल्दी बताओ कौन सी, LIT और CIT। LIT का मतलब क्या था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पे लेबर से काम करवाया जाए, और दूसरा क्या था, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पे कैपिटल मतलब जो अपने मशीनरी से अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब तो ये हो गया, अब यहाँ पे आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। याद है वो हम लोग कौन सी प्रॉब्लम पढ़ते थे, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस वाली जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर हम क्या लिखते थे, देयर शुड बी अ एप्रोप्रिएट रेशियो सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अवर इकोनॉमी बिकम मैक्सिमम, या फिर ये बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो सके, क्लियर। तो यही वाली बात है, इंडिया इज अ लेबर ओरिएंटेड कंट्री, इट इज एसेंशियल दैट द लेबर इंटेंसिव टेक्निक मस्ट बी एनकरेज बाय द गवर्नमेंट, और AI की तरफ ज़्यादा शिफ्ट, मतलब होना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एडवांसमेंट चाहिए वरना पीछे रह जाएंगे, ठीक है। बट इस एक तरीके से होना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट ना हो, क्योंकि पॉपुलेशन कैसी है, बहुत ज़्यादा है। कोई डाउट यहाँ तक, चलो इसके बाद ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है, एक बार बस इसके नाम पढ़ देना, ठीक है। चलो जैसे ये हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्किल कैंपेन हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, नरेगा हो गया, और SGRY हो गया, डन है। चलो एक बार नाम पढ़ के चले जाना, बुक के अंदर थोड़ी थ्योरी दे रखी होगी, ईयर वीयर होगा, वो एक बार देख के चला जाइए, ठीक है, डन। ये चैप्टर तुम्हारा मेरे साथ होता है ख़त्म।